अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल का पर्पज़ है कि आपको इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर इजी और अंडरस्टैंडेबल वे में आपको समझाया जा सके ताकि आपको ये दोनों सब्जेक्ट बोरिंग ना लगें और इंटरेस्टिंग लगें। तो हमारी कुछ टर्म्स है इकोनॉमिक्स की, जैसे हमने ए से लेकर जी तक का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है इनका। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म है ऑक्शन। ऑक्शन आपने मुख्तलिफ डिफरेंट जगहों पर देखा भी होगा, जैसे कहते हैं ना बोली लगाना, नीलामी करना। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा जिसमें वो दिखा रहे होते हैं कि एक कोई चीज़ होती है, जैसे कोई कोई अहम कीमती चीज़ भी हो सकती है, जैसे एंटीक भी हो सकती है, कोई आर्ट वर्क भी हो सकता है, कोई लाइफ स्टॉक भी हो सकते हैं, कोई महंगी कीमती चीज़ भी हो सकती है, जैसे बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं। तो इनके लिए वो लोग एक बोली लगाते हैं, बिड लगाते हैं, जैसे बिड बोलते हैं। तो उसके लिए वो लोगों को बुलाते हैं, चंद मखसूस लोगों को। तो एक तरह की ये मार्केट ही होती है जिसमें एक बंदा होता है वो बोली लगा रहा होता है, और बाकी जो लोग वहाँ होते हैं वो अपनी अपनी प्राइस बता रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ इतने की चाहिए। तो इनमें से जो हाईएस्ट बिडर होता है, यानी कि जो हाईएस्ट प्राइस लगाता है उसकी, तो उसको वो चीज़ सेल कर दी जाती है। जैसे देखिए इसमें डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि दरमियान में एक वो पॉट रखा हुआ है, और यहाँ पर एक तरफ से वो बोली लगा रहा है और दूसरे जो बाकी बैठे हुए हैं वो अपनी बिड लगा रहे हैं कि हम इतनी इतनी प्राइस देंगे। अब दूसरा हमारे पास टर्म है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज ज़्यादातर एक्सचेंज मार्केट्स में भी इस्तेमाल होता है ये टर्म, और वैसे भी कॉमन यूज़ में भी लोग ये चीज़ करते हैं। आर्बिट्रेज एक प्रोसेस होता है एक, जिसमें आप लोग देखते हैं कि एक बंदा होता है कि वो एसेट एक सस्ती जगह से ख़रीदता है कम कीमत पर, वहाँ से ख़रीद कर फिर उसको महंगी जगह पर उसको सेल कर देता है। अब इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है, प्राइस डिफरेंशियल है, वो असल में उसका प्रॉफिट है। इस प्राइस डिफरेंशियल से वो फ़ायदा उठाता है। अब यूँ समझ लें कि एक बंदा है, उसने एक एसेट ख़रीद रहा है, उसने लंदन से उसने ख़रीदा है समझ ले 5 रुपये का, ठीक है, और उसकी उसी एसेट की प्राइस जब बढ़ जाती है न्यूयॉर्क में, उसकी समझ ले 5 की जगह उसकी 20 है प्राइस। तो वहाँ से 5 का ख़रीद कर वो उसे 20 का सेल कर देगा न्यूयॉर्क में, और दरमियान में जो 15 रुपये है वो उसका अपना प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि वहाँ पे एक पर्सन है कि वो एक जगह से चीज़ ले रहा है, परचेज़ कर रहा है सस्ते में, और दूसरी जगह पर उसको एक्सचेंज कर रहा है, सेल कर रहा है। तो दरमियान का जो डिफरेंस है उस कीमत का, वो उसका प्रॉफिट है। इसे आर्बिट्रेज बोलते हैं इस काम को। और अब हमारे पास टर्म है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी को वैसे उर्दू में इसका मतलब होता है कम खर्च, सादगी, मतलब कम से कम खर्च पे गुजारा करना, कनात पसंदी करना। लेकिन जब हम इसे इकोनॉमिक्स की टर्म में देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक स्पेंडिंग कम से कम करना, कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है जिसके तहत वो अपनी जीडीपी में पब्लिक स्पेंडिंग कम से कम रखती है, कि उसने आवाम पर जो अखराजात करने हैं, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने हैं या कोई और प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो उसके लिए वो कम से कम खर्च रखती है। तो केन्स ने इसको एक इनएफिशिएंट करार दिया है कि ये जो अप्रोच है इनएफिशिएंट है, इससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट देखे वो स्पेंडिंग कम से कम कर रही होगी, कोई उनके लिए कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, कोई रोड्स, कोई बिल्डिंग कुछ नहीं बना रही होगी उनके लिए, लेकिन टैक्स से ज़्यादा ले रही होगी उनसे। तो हमारे पास अब नेक्स्ट है हमारे पास एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। ये ज़्यादातर हमारे पास मनी एंड बैंकिंग और फाइनेंस के चैप्टर में आता है। ये हमारे पास एसिमेट्रिक का मतलब होता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि बराबर ना होना। सिमेट्रिक का मतलब होता है बराबर, जैसे 4-5 चीज़ें एक जैसे बराबर रखी हों तो हम कहते हैं सिमेट्रिकल है। तो जो बराबर ना हो तो उसे कहते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब एक बंदा मार्केट में कोई चीज़ परचेज़ करने जाए, एक बायर है और एक सेलर होता है, तो सेलर के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो बायर के निस्बत, तो बायर को ज़ाहिर है वो लूट लेता है आराम से। अब जैसे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि सेलर को पता है कि ये गाड़ी 2000 की है, लेकिन जो बायर है वो सोचता है कि ये 3000 की है। उसको नहीं पता कि मार्केट में इसका क्या रेट चल रहा है, उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब सेलर उसको जितने की भी बेचेगा वो ले लेगा। तो इससे ज़ाहिर है उसको नुकसान हो रहा है कि उसने सस्ती चीज़ महंगे में ले ली है, और ड्यू टू एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट है ऑटर्की। तो ऑटर्की जो होती है इकोनॉमिक्स में ये भी टर्म इस्तेमाल होती है। इसका मतलब होता है खुद मुख्तारी, यानी इंडिपेंडेंट, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। तो ये भी एक अप्रोच होती है जो डिफरेंट कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पर अथॉरिटेरियन सिस्टम होता है, जहाँ पर वो खुद मुख्तार होते हैं, सेल्फ सफिशेंट होते हैं। वो कहते हैं हम अपने आप में काफ़ी हैं, हम अपनी सारी चीज़ें खुद ही अपने मुल्क में प्रोड्यूस करेंगे, हम बाहर से कोई डिपेंडेंस नहीं रखेंगे, कोई ट्रेड हम नहीं करेंगे, उनके साथ कोई लेन देन नहीं रखेंगे। तो इकोनॉमिक्स इस अप्रोच को भी इनएफिशिएंट ही करार देते हैं, क्योंकि आपको दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करनी चाहिए, नॉट फॉर द सेक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट फॉर द टेक्नोलॉजी, नॉलेज, लर्निंग, ह्यूमन ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता लगती है। ग्लोबलाइजेशन बढ़ती है इससे। अब ये देखें आप, और इससे ओवरऑल जीडीपी, ओवरऑल पूरी दुनिया की जीडीपी बढ़ रही होती है। जब आप ट्रेड ज़्यादा करते हैं तो ओवरऑल दुनिया में नॉलेज फैल रहा होता है। तो आप देखिए जहाँ पे टर्की नेशन है, एक तरह वो खुद को सेल्फ सफिशिएंट समझ रही है, और वो अपने मुल्क के अंदर, इकोनॉमी के अंदर ही प्रोडक्शन और कंजम्पशन कर रही है। वो किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई फॉरेन ट्रेड, कोई लेन देन कुछ नहीं कर रही है। क्लोज्ड इकोनॉमी है, जिससे वो अपने मुल्क के अंदर ही कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कर रही है, बाहर से वो कोई उसने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर नहीं लगाया होगा। अब हम देखते हैं एसेट क्या होता है। जैसे हम बार बार पढ़ते हैं हर जगह पर कि ये एसेट है, ये इस तरह एसेट है। तो एसेट होता क्या है? तो एसेट ऐसी चीज़ होती है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, कोई ऐसी चीज़ जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, जो इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करे, मतलब उसको हम बेच कर पैसे कमा सकें या उसको इस्तेमाल करके हमारे पास पैसे आ रहे हों, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये एसेट है हमारे पास। और एसेट टेंजेबल भी हो सकते हैं, इनटेंजेबल भी हो सकते हैं।
टेंजेबल वो होते हैं जिसे हम छू सकें, जिसे हम देख सकें, जैसे कि बिल्डिंग है, मशीनरी है, ठीक है, लैंड है, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये हमारे पास हो जाते हैं एसेट, टेंजेबल हो जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, ये हमारे काम आती है, ये मनी जनरेट भी करती है, मनी है ये हमारे लिए, हम इनको बेचकर पैसे कमा सकते हैं। और इनटेंजेबल भी होती हैं, जैसे कि ब्रांड नेम हो गया, पेटेंट हो गया, ये वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती, लेकिन ये भी एसेट होती हैं। जैसे नॉलेज भी एसेट होता है, अगर किसी के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो तो वो उसका एसेट है। तो अब और जो कंपनीज अपनी बैलेंस शीट बनाती हैं, जो अपना हिसाब किताब का रिकॉर्ड बनाती हैं, उसे बैलेंस शीट कहते हैं। उसमें एक साइड पे वो एसेट्स को लिखते हैं कि उसके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और दूसरी होती है लाइबिलिटीज़, जो उसने दूसरों को कर्जा वापस करना होता है, दूसरों को पैसे देने होते हैं। अब ये फिक्स्ड एसेट है हमारे पास, जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स है, मशीनरी है, बिल्डिंग, लैंड, ये हमारे पास फिक्स्ड एसेट है। तब हमारे पास आखिरी टर्म है, ये है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन ज़्यादातर एक्सचेंज रेट में टर्म इस्तेमाल होती है। इसका मतलब ये होता है करेंसी का राइज होना। अब देखिए इसका डायरेक्ट अपोजिट होगा डेप्रिसिएशन, जिसमें हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही हो। तो अगर करेंसी की वैल्यू आपकी बढ़ रही हो, यानी कि जैसे दूसरे हमारा पाकिस्तान है और उसके डॉलर में हम रेट देखें, तो अगर पाकिस्तानी रुपया $1 के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये की रेट 280 है, ठीक है, और उसकी हमारी वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, हम अभी 280 का हम $1 ले रहे हैं, लेकिन अगर 280 के हम $2 ले सकें, तो इसका मतलब हो कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, उसका रेट इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। और अगर इसका रेट डिक्रीज़ हो जाए तो हम कहते हैं कि ये डेप्रिशिएट हो गई है। अब ये देखिए, अगर हमारी करेंसी के अगर टर्म हम करेंसी चेंज करते हैं, करेंसी की हम वैल्यू डिक्रीज़ करते हैं, प्राइस कम करते हैं, तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड में भी कमी हो जाती है इससे, जो कि आपको डायग्राम से भी नज़र आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, और थैंक यू फॉर द